डीएनए मित्रों, आज हम उस खतरे का विश्लेषण करेंगे जिसका नाम है अफवाह। अफवाह बड़ा खतरा है, लेकिन जब अफवाह में धार्मिक उन्माद का मिश्रण होता है तो यह विध्वंसक खतरा हो जाता है। अफवाह को कट्टरपंथियों ने कैसे हिंसा का टूलकिट बना लिया है, आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों अब ये आरोप लग रहे हैं कि पत्थरबाजों की भी कौम होती है। इन आरोपों के पीछे क्या तर्क है, हम आपको यह विस्तार से बताएंगे। डीएनए मित्रों, अफवाह के कट्टरपंथी टूल का सबसे ताजा शिकार जयपुर शहर हुआ। जयपुर के चौमू कस्बे में मस्जिद के पास 45 साल से सड़क किनारे पत्थर को हटाने के लिए जब प्रशासन की टीम पहुंची तो कट्टरपंथियों ने अफवाह के नाम पर हथियार का इस्तेमाल किया। कुछ कट्टरपंथियों ने अफवाह फैला दी कि प्रशासन की टीम मस्जिद तोड़ने आई है। उससे आगे का काम पत्थरबाजों को करना था। अफवाह और पत्थर के कट्टरपंथी कॉकटेल से ऐसा उन्माद खड़ा किया गया जिसे हम आप हिंसा का नाम देते हैं। सर्द रात में हाथों में पत्थर लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस प्रशासन पत्थरों की बरसात शुरू कर दी। एक दिन पहले ही रास्ते पर पड़े पत्थरों को हटाने की सहमति बनी थी, लेकिन अफवाह और कट्टरपंथ के मिश्रण वाले जहरीले रसायन ने लोगों के दिमाग को हाईजैक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए आपको हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। पथराव, लाठीचार्ज, एक अफवाह ने जयपुर के चौमू कस्बे को झुलसा दिया। हाथों में पत्थर लिए कट्टरपंथियों का हुजूम सड़क पर आया और तांडव शुरू हो गया। ये मस्जिद के बाहर से यहाँ से पत्थर हटाए गए थे। देर रात इसी चीज को लेकर विवाद यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी हुई है और पत्थरबाजी होने के बाद कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। आप देखिए किस तरह से ये जो तमाम शीशे हैं वो यहाँ पर टूटे हुए थे। ये रात के वो सबूत हैं जब पुलिस वालों पर यहाँ पर पत्थर बरसे थे। ये शीशे तमाम गाड़ियों के यहाँ पर टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। मस्जिद के पास सड़क किनारे पत्थर पड़े थे। इन पत्थरों की वजह से रोज ट्रैफिक जाम हो रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी। मस्जिद कमेटी और प्रशासन के बीच पत्थरों को हटाने की सहमति बन गई थी, लेकिन जब टीम पत्थर हटाने पहुंची तो यह अफवाह फैला दी गई कि मस्जिद पर एक्शन होने वाला है। ये सुनते ही उन्मादी बेकाबू हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी है सामाजिक तत्वों ने की। जो भीड़ थी काफी मात्रा में, मेरे ये पैर में लगी रात को। ये काफी पहने पत्थर थे। ये देखो, ये यहाँ से पेंट भी कट गई और इनर पैर रखा है, इनर भी कट गई पत्थर से। उसके बाद में पैर में लगा जाके 3 से 4 पुलिसकर्मियों को बताया जा रहा है कि जिनके चोटें आई थी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो पत्थरबाजी देर रात यहाँ पे हुई, जिसकी वजह से ये चोटें इन पुलिसकर्मियों को आई हैं। लहूलुहान इनके पैर नजर आ रहे हैं। पुलिस पर भारी पथराव देर रात को हुआ। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए कई थानों की पुलिस को चौमू में तैनात किया गया। फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। अफवाह पर कंट्रोल करने के लिए चौमू में कल सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सर्विस बैन कर दी गई। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान वर्जिल ने कहा है कि अफवाह बढ़ती जाती है जैसे जैसे आगे जाती है। सोचिए, किसी ने अफवाह उड़ा दी और उन्मादियों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। अफवाह एक दूसरे तक पहुंची और कौम एकजुट हो गई। हम कौम क्यों कह रहे हैं, अब इसे समझिए। हम कौम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अफवाह के केंद्र में एक मस्जिद थी। अफवाह मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की उड़ाई गई। किसी ने पूछा नहीं, सोचा नहीं, सच जानने की कोशिश नहीं की, बस हाथ में पत्थर उठाया और चल पड़े। इसलिए अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि पत्थरबाजों की कौम होती है। आज फिर आतंकवाद और पत्थरबाजी का धर्म हमको पता चला। किस तरीके से जो लोग महिमा मंडन करते हैं कि भाई पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता, उनका धर्म इस्लाम होता है, ये खुलकर बता रहे हैं ये खुद ही। जहाँ भी पत्थरबाजी आज़ादी के बाद होती है, 99% 9999999 कितने 9 आगे लगा लो, वो एक ही मजहब के लोग हैं। मुझे लगता है एक ही मजहब है जो अपने रिलीजियस प्लेस पे जा करके भी पत्थरबाजी करता है। वहाँ उसको पत्थरबाजी सिखाई जाती है। वो वहाँ से जो पत्थरबाजी सीख के आते हैं वो पूरी दुनिया में उसको एक्सरसाइज करते हैं। समझ में नहीं आता आखिरकार ये क्या मानसिकता है। पत्थरबाजों की इस कौम के उन्मादी बुखार का इलाज पुलिस ने अब शुरू कर दिया है। पुलिस पत्थरबाजी में शामिल संदिग्धों को गिरफ्तार कर रही है।
जब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो ये खुद को बेकसूर और पाक साफ बताने लगे। अजी हमने कोई नहीं चलाया, मतलब पुलिस ने तुमको एक पत्थर भी नहीं चलाया, मतलब पुलिस ने क्यों पकड़ा फिर? अजी एक पत्थर भी नहीं चला। पत्थर क्यों फेंके आप? सर हमने नहीं फेंके, नहीं फेंके सर, पुलिस तो हमारे अंदर जाकर भाई हम लोग कुछ भी नहीं किया। अरे कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं, मेरे को पता नहीं, मैं मेरे सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। सर ये लग रहा उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के नाम क्या है? शमशेर खान, चूड़ी कंगन बेचते हैं। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान विल रोजर्स ने कहा है कि अफवाह तेजी से चलती है लेकिन सच्चाई जितना स्थायी नहीं रहती है। जयपुर वाली अफवाह भी स्थायी नहीं रही। मित्रों, आप इस अफवाह को सामान्य घटना बिल्कुल भी मत समझिए। बांग्लादेश में दीपू चंद दास की हत्या भी कट्टरपंथियों ने एक अफवाह के बाद ही की थी। अफवाह फैलाई गई कि दीपू ने ईश निंदा की। इस अफवाह की आड़ में कट्टरपंथियों ने दीपू की लिंचिंग कर दी। सोचिए, जयपुर में अगर प्रशासन सतर्क नहीं होता तो फिर क्या होता? अगर उन्मादियों की संख्या ज्यादा होती तो फिर क्या होता? दीपू की तरह ही किसी पुलिस वाले की लिंचिंग हो सकती थी। हो सकता था कि उपद्रवियों की पत्थरबाजी में किसी की जान चली जाती। सोचिए, एक ऐसी आस्था है जो उपद्रव के लिए उकसाती है, जो क्रिसमस की रात मस्जिद के नाम पर मजहबी उत्पात मचाती है। मतलब क्या जहां मन होगा वहां पत्थर उठाकर फेंक देंगे? धार्मिक आस्था, मजहब के नाम पर कहीं भी पत्थर बरसाने लगेंगे? धार्मिक विश्वास के नाम पर अराजकता की हर सीमा को लांघ देंगे? इसीलिए अब जयपुर में भी योगी मॉडल लागू करने की मांग हो रही है। मांग हो रही है, जिन्होंने पत्थर उठाए उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हिंदू समाज साथ में है और एक ही मांग करते हैं कि ये जो अतिक्रमण कर रखा है उसको तुरंत रूप से हटाया जाए, और जो पुलिस वालों के साथ है, जो पत्थरबाजी की घटना हुई है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कानून के मुताबिक रास्ता क्लियर करवाया गया था, फिर भी उस रास्ते पे लाके इन्होंने अतिक्रमण किया है। वो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था के पूर्णतः खिलाफ है, राज व्यवस्था के खिलाफ चलेगा, वो राष्ट्र विरोधी है। हमारी मांग ये है कि ये अवैध रूप से जो पत्थर डाले हुए हैं उन पत्थरों को हटाया जाए, ये रास्ता खोला जाए। जो अवैध ढांचा है चोमू बस स्टैंड पे, ये हटना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे जो ये ढांचा बनाया गया है। डीएनए मित्रों, सिडनी में हुए आतंकी हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद कहा था। यानी ट्रंप ने आतंकवाद को मजहब से जोड़ा था, और अब भारत में पत्थरबाजी को भी मजहब से जोड़ा जा रहा है। डीएनए मित्रों, क्या भारत में कौम के पत्थरबाजों का नेटवर्क नहीं बन गया है? ये सवाल क्यों है, इसे समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का संभल याद है। वही संभल जहां नवंबर 2024 में सर्वे टीम पर पत्थरबाजी हुई थी। हम कौम वाले पत्थरबाजों के नेटवर्क की बात क्यों कर रहे हैं? इसे समझने के लिए संभल और चौमू में हुए पथराव के पैटर्न की समानता को अब समझ लेते हैं। संभल में कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे हो रहा था, चौमू में प्रशासन के आदेश पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लेकिन दोनों जगह पत्थरबाजों के नेटवर्क ने इसे धार्मिक मुद्दा बना दिया। संभल में अफवाह के बाद पत्थरबाजी और आगजनी हुई, निशाने पर पुलिसकर्मियों की टीम थी। चौमू में भी अफवाह के बाद पत्थरबाजी हुई, यहां भी निशाने पर पुलिस की टीम ही थी। संभल और चौमू में दोनों जगह अफवाह कट्टरपंथियों ने ही फैलाई थी। डीएनए मित्रों, सोचिए, संभल और चौमू दो शहर, लेकिन कौम के पत्थरबाजों का रिएक्शन एक जैसा। दोनों घटनाओं में 1 साल का अंतर, लेकिन पत्थरबाजी का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा। पहले अफवाह, फिर पत्थरबाजी। सोचिए, जो नवंबर 2024 में यूपी के संभल में हुआ, वही दिसंबर 2025 में जयपुर के चौमू में हुआ। इसलिए ये आरोप लग रहे हैं कि पत्थरबाजों की कौम है। पत्थरबाजों के कौम वाले आरोप के पीछे दूसरे तर्क भी हैं। अब इसे समझिए। डीएनए मित्रों, आपको गाजा तो याद ही होगा, वही गाजा जो कट्टरपंथी हमास का गढ़ है। वहां भी इजराइल के सुरक्षा बलों पर पथराव होता है। पथराव का यही पैटर्न चंद साल पहले तक कश्मीर में दिखाई देता था। समझिए, इन सभी घटनाओं को जोड़ने वाला एक सूत्र है। जिनके हाथ में पत्थर हैं वो एक खास सोच, एक विशेष विचार से जुड़े। डीएनए मित्रों, कट्टरपंथी हर जगह अफवाह फैलाते हैं, उकसाते हैं और उन्मादी भीड़ पत्थर बरसाने लगती है। इसीलिए पत्थरबाजों को अब धर्म के नजरिए से देखा जा रहा है। बहुत साफ बात है, हर कौम को इस बात पे देखना चाहिए
कि कोई समस्या सिर्फ उसी के यहाँ तो नहीं आ रही है। उदाहरण के लिए अगर कुछ स्ट्रक्चर्ड घटनाएं वर्ल्ड वाइड एक ही जगह पे हो रही हैं या एक ही कम्युनिटी के साथ हो रही हैं, तो ये उनके लिए इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि ये करना चाहिए। अब अगर पत्थरबाजी की घटना आपको गाजा में भी होती है और पत्थरबाजी की घटना कश्मीर में भी होती है, और ये आज से नहीं हो रही है, हमारी सरकार आने से बहुत पहले से हो रही है। श्रीनगर में, कश्मीर में कभी भी कोई जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी पत्थरबाजी करते हुए, और जिस कदर आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करती थी, महबूबा मुफ्ती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है इस बात पे कि साहब जब आप पत्थर मारेंगे आर्मी वालों पे तो आप कोई डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं कि बदले में आपको कुछ और मिलेगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि इस बात को पूरी ईमानदारी से समझना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम कोई एक जगह पे आ गई है, अब वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने को ना तैयार हो, तो फिर वो प्रॉब्लम के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन होने लगता है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन न होने दें। डीएनए मित्रों, कुछ कथित उदारवादियों को एतराज होता है कि पत्थरबाजों को एक खास धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाता है। ठीक है, यह सवाल हो सकता है, लेकिन ऐसा तर्क देने वाले क्या बताएंगे कि पथराव की घटना में किसी दूसरे धर्म के लोगों की संलिप्तता रही है? आज हम सवाल पूछने वाले कथित लिबरल्स को कुछ तथ्य फिर से याद दिला देते हैं। इसी साल जुलाई में बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान हनुमान मंदिर पर पत्थरबाजी हुई। सितंबर के महीने में गणेश विसर्जन के दौरान महाराष्ट्र में 13 जगहों पर हिंदू आस्था स्थलों को निशाना बनाया गया। इसी महीने हरिद्वार में बजरंग दल के जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। कहीं अफवाह के बाद पत्थरबाजी हुई तो कहीं धार्मिक उन्माद में पत्थरबाजी की गई। वजह जो भी रही हो, पत्थरबाजी के पीछे एक ही कट्टरपंथी सोच होती है, एक ही उन्मादी विचार होता है। चेहरे बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, लेकिन पत्थरबाजी के पीछे वाला उन्माद एक ही रहता है। डीएनए मित्रों, पत्थरबाजों की कौम होती है या पत्थरबाज कौम से ही होते हैं? इस तरीके का आरोप लगाने वालों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इन आरोपों को चंद कट्टरपंथी ही मजबूत कर रहे हैं। डीएनए के 22 दिसंबर के एडिशन में हमने आपको मध्य प्रदेश के सीहोर की खबर दिखाई थी। सीहोर में चंद कट्टरपंथियों ने जय श्री राम का जयघोष करने वालों पर पथराव किया था। यह पथराव भी मस्जिद से ही हुआ था। आज उसी सीहोर में उन्हीं चंद सरफिरे कट्टरपंथियों के समर्थन में हुजूम सड़क पर उतरा गया। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे ये तो मुस्लिम मोहल्ला है, यहां जय श्री राम का क्या काम है। इन्हीं कट्टरपंथियों ने सीहोर में आज जुम्मे पर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रशासन को ज्ञापन देने के नाम पर भारी भीड़ जुटाई गई। कट्टरपंथियों के वैचारिक संरक्षक शायद जताना चाहते थे कि मुस्लिम मोहल्ला तो उन्होंने बना लिया है, अब तैयारी आगे की। ये शायद बताना चाहते थे कि बेशक भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन उनके मुस्लिम मोहल्ले में शरीयत ही सब कुछ है। यहाँ जय श्री राम का जयघोष वर्जित है। इसीलिए राम भक्तों पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाए। पहले आप कट्टरपंथियों के वैचारिक संरक्षकों के शक्ति प्रदर्शन में जुटी भीड़ का ये वीडियो देखिए। डीएनए मित्रों, 21 दिसंबर को जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर पथराव करने वाले कट्टरपंथियों की संख्या थोड़ी कम थी। आज उनके वैचारिक समर्थकों और संरक्षकों ने सड़क पर उतरकर जताया कि वो अकेले नहीं हैं। राम भक्तों पर पत्थर बरसाने वालों के समर्थन में उतरी भीड़ का नेतृत्व शहर काजी कर रहे थे। ऐसे समझिए कि आज शक्ति प्रदर्शन की कमान मुस्लिमों के स्थानीय धार्मिक नेतृत्व के हाथ में थी। सोचिए अब ऐसा होगा तो कौम को पत्थरबाजी से जोड़ने वालों को मजबूती नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, लेकिन शहर काजी को इसकी फिक्र नहीं है। वो राम भक्तों पर पत्थर बरसाने वालों को बचाने के लिए नई थ्योरी गढ़ रहे हैं। पथराव में जो पीड़ित हैं उन्हें ही दोषी बता रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, लेकिन उस एफआईआर में किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई हम ही है मुलजिम नहीं है, दूसरे लोग भी मुलजिम हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें अगर हमारी बातें जो हमने मांगी गई हैं उनको मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगले जुम्मे को फिर हम इससे ज्यादा प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। समझिए, पहले राम भक्तों पर पत्थर बरसाए गए, अब अपनी ताकत दिखाकर उन्हीं राम भक्तों पर कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। सिर्फ दबाव ही नहीं बनाया जा रहा है,
ये धमकी भी दी जा रही है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अगली बार इससे भी बड़ी भीड़ बुलाई जाएगी। डीएनए मित्रों, समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा राम भक्तों पर पत्थर बरसाने वालों पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए किया जा रहा है। मित्रों, इसे ही चोरी और सीना जोरी कहा जाता है। पहले कट्टरपंथियों ने राम भक्तों पर पथराव किया, कार्रवाई शुरू हुई तो कट्टरपंथियों के वैचारिक संरक्षक अपनी ताकत दिखाने सड़क पर उतर आए। इस शक्ति प्रदर्शन को यह सोचकर अनदेखा नहीं किया जा सकता कि यह एक छोटे शहर की घटना है। समझिए, आज जो तस्वीर सीहोर में दिख रही है, कल वैसी ही तस्वीर देश के दूसरे शहरों में भी दिख सकती है और कई बार दिखती भी है। हो सकता है अगली बार आपके शहर में दिखे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कट्टरपंथियों और उनके वैचारिक संरक्षकों को एक डोर बहुत ही मजबूती से जोड़ती है। डीएनए मित्रों, जयपुर में जिस अफवाह का इस्तेमाल करके माहौल बिगाड़ा गया, वही अफवाह बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार का सबसे बड़ा हथियार बनी हुई है। बार बार अफवाह फैलाई जाती है और उसी अफवाह से यूनुस सरकार अपना एजेंडा आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन इस बार कोई भी अफवाह यूनुस को बचा नहीं पाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने यूनुस को खड़ा किया है वही आज यूनुस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। यूनुस के खिलाफ बगावत से जुड़ा यह विश्लेषण समझने के लिए आपको बांग्लादेश से आई एक बड़ी खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। यूनुस को खड़ा करने वाले छात्रों के राजनीतिक दल एनसीपी के एक और बड़े नेता ने पार्टी से दूरी बना ली है। पार्टी की केंद्रीय समिति के सचिव मीर अरशादुल हक ने इस्तीफा दे दिया और तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी की सदस्यता ले ली। अगर साल 2025 की बात करें तो ये 7वें बड़े छात्र नेता हैं जिन्होंने यूनुस सरकार से दूरी बना ली है। इसी साल फरवरी के महीने में यूनुस के आंख और कान कहे जाने वाले नाहिद इस्लाम ने भी अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया था। डीएनए मित्रों, ये सब वही छात्र नेता हैं जिनकी एक आवाज पर हजारों छात्रों ने ढाका को, छात्र कहें या फिर उनको दंगाई कहें, ढाका को जला दिया था और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इन छात्र नेताओं का यूनुस सरकार से मोहभंग होना साफ बताता है कि बांग्लादेश में सरकार और सिस्टम पर यूनुस की पकड़ अब ढीली हो रही है। आखिर क्यों यूनुस के प्यादे उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ढाका की एक तस्वीर बेहद गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि यह तस्वीर आपको बताएगी कि यूनुस सरकार की तरह उसके कट्टरपंथियों की दहशत भी कमजोर पड़ रही है। डीएनए मित्रों, दीपू चंद दास की बेरहमी से हत्या के बाद आज पहली बार बांग्लादेशी हिंदू ढाका की सड़कों पर निकले। इस प्रदर्शन का आयोजन बांग्लादेशी राष्ट्र संगठन राष्ट्रीय हिंदू महाजोत ने किया। दरअसल कट्टरपंथियों के हमले की दहशत की वजह से बांग्लादेशी हिंदुओं ने सरकार का विरोध बंद कर दिया था, लेकिन ढाका में उठी ये आवाजें बताती हैं कि अब बांग्लादेशी हिंदू भी लामबंद होने लगे। डीएनए मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि यूनुस से दूरी बनाने वाले छात्र नेता भी दूध के धुले नहीं हैं। ये किसी नैतिक आधार पर नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूनुस को अलविदा कह रहे हैं। बांग्लादेश के इन दंगाई छात्रों के इरादों को समझने के लिए आपको बांग्लादेश के वर्तमान राजनीतिक समीकरणों को बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। तारिक रहमान के लौटने की वजह से कुछ छात्र नेताओं ने बीएनपी का दामन थाम लिया। इन छात्र नेताओं को उम्मीद है कि आगामी चुनाव में बीएनपी के टिकट पर उनके जीतने की संभावना ज्यादा है। इसी तरह कुछ छात्र नेताओं ने बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी से भी हाथ मिला लिया। बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जमाते इस्लामी का प्रभाव है और इसी वजह से छात्र नेता जमात के टिकट पर चुनाव लड़ने की फिराक में। डीएनए मित्रों, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ इस बगावत को देखकर अंग्रेजी की एक कहावत याद आ जाती है। यह कहावत है, दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड विल डाई बाय द स्वॉर्ड। इसका मतलब यह है कि जो भी इंसान दहशत और बेरहमी के जरिए शीर्ष पर पहुंचता है, उसका अंत भी वैसा ही होता है। यूनुस ने बांग्लादेश को जलाकर सत्ता की कुर्सी हासिल की और आज यूनुस के हाथ से यह कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। डीएनए मित्रों, अब हम नए साल के जश्न पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की स्ट्राइक का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, सारी दुनिया नए साल की शुरुआत जश्न के साथ करना चाहती है। 31 दिसंबर की शाम से ही जश्न की शुरुआत हो जाती है। पश्चिमी देशों में जश्न की तस्वीरें भारत से पहले दिखाई जाती हैं, लेकिन इस बार जश्न की कई तस्वीरें आपको नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि पश्चिमी देशों के जश्न पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ग्रहण लगा दिया। आतंकवाद के काले साए का असर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और सुपर पावर अमेरिका जैसे देशों तक पड़ा है। इन विकसित और ताकतवर देशों में नए साल के जश्न का उत्साह कम और डर ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां नए साल के काउंटडाउन के बीच कट्टरपंथियों का खौफ चल रहा है।
डीएनए मित्रों, ये वो देश है जिन्होंने कभी नए साल की पार्टियों का चलन शुरू किया था। आज उन्हीं देशों में नए साल की पार्टियां कैंसिल हो रही हैं। आज आपको भी जानना चाहिए दुनिया किस तरह 2026 की शुरुआत इस्लामिक आतंकवाद के डर के साथ कर रही है। किन किन देशों में सुरक्षा एजेंसियों ने कॉन्सर्ट और भीड़ को सुरक्षा देने में असमर्थता जाहिर कर दी। कहां-कहां साजिशों का खुलासा हुआ और नए साल का जश्न क्यों आतंकी संगठनों के निशाने पर है। डीएनए मित्रों, नए साल के जश्न में सबसे ज्यादा खलल फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में पड़ा है। फ्रांस इसमें पहले कई बार इस्लामिक कट्टरता के हमले का शिकार बन चुका है, लेकिन इस बार खतरे का डर इतना ज्यादा है कि फ्रेंच एजेंसियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसी वजह से पेरिस के शॉज़-ए-लिज़े में होने वाले प्रसिद्ध कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया गया है। यह आयोजन दुनिया में नए साल के जश्न के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है और अपने आज से पहले यहां की तस्वीरें टीवी पर जरूर देखी होंगी। यहां नए साल में फ्रांस और अंतर्राष्ट्रीय पॉप आर्टिस्ट के लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, जिसे देखने के लिए 5 से 10 लाख लोग जमा होते हैं। 12 बजने से पहले मिडनाइट काउंटडाउन के साथ लाखों लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर नया साल मनाते थे, जिसका लाइव टेलीकास्ट फ्रांस समेत दुनिया भर में किया जाता था। लेकिन इस बार फ्रांस की पुलिस ने इस कार्यक्रम को सुरक्षा देने से हाथ खड़े कर लिए। आज आपको इसके इस्लामिक कट्टरपंथ कनेक्शन को भी जानना चाहिए। फ्रेंच पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के कारण सुरक्षा देने से इनकार किया, क्योंकि फ्रांस में इस कॉन्सर्ट पर आतंकी हमले का खतरा था। फ्रांस की पुलिस के मुताबिक इतनी बड़ी भीड़ को सुरक्षा देना वर्तमान खतरों के बीच बहुत चुनौतीपूर्ण है। यूरोपीय संघ की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में जिहादी विचारधारा से प्रेरित घटनाओं में 25% की वृद्धि हुई है। फ्रांस पहले से आईएसआईएस और इस्लामिक आतंकी हमलों का शिकार बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरपंथ के बड़े बड़े हमले झेले हैं, जिसकी वजह से 250 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यही वजह है इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से शॉज़-ए-लिज़े कॉन्सर्ट्स को रद्द कर दिया गया, क्योंकि लाखों की भीड़ के बीच कोई आतंकी हमला होता तो धमाके से ज्यादा लोग भगदड़ से मर सकते थे। डीएनए मित्रों, पश्चिमी मीडिया बता रही है किस तरह फ्रांसीसी सरकार अब अपने नागरिकों को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद से सुरक्षित नहीं रख पा रही, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की संस्कृतियां खुदकुशी करने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, यहां संस्कृतियां खुदकुशी कर रही हैं। ये देश अपनी संस्कृति और परंपराओं को खो रहे हैं, क्योंकि वो इस खतरे से निपट नहीं पा रहे हैं। सोचिए, जो पश्चिमी देश सेलिब्रेशन नहीं करने को सांस्कृतिक खुदकुशी जैसा मानते हैं, आज उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए जश्न के विचार को त्याग दिया है। इसीलिए इसकी वजह बने कट्टरपंथ के खिलाफ गुस्सा अब सड़कों पर फूट भी रहा है। आज आपको फ्रांस में प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति और फ्रेंच पुलिस का यह संवाद बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने तो बस फ्री फिलिस्तीन कहा था। चुप करो, अगर इतना जोश है तो फिलिस्तीन जाके लड़ो। यह वीडियो पेरिस के एक प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारी का है। जिस प्रदर्शनकारी को फ्रेंच पुलिस ने पकड़ा वो चिल्ला रहा है, मैंने तो बस फ्री पैलेस्टाइन कहा था। इस पर फ्रेंच पुलिस, जिसे काफी शालीन माना जाता है, उसका जवान बहुत गुस्से में जवाब देता है, चुप करो, इतना जोश है तो जाकर फिलिस्तीन में लड़ो। यानी यूरोपीय देश ऐसे प्रदर्शनों और दंगों से अब तंग आ गए हैं, उनका धैर्य जवाब दे रहा है और नए साल के कॉन्सर्ट का रद्द होना इस आग में घी डालने का काम कर सकता है। डीएनए मित्रों, यूरोप के दूसरे बड़े देश जर्मनी में भी क्रिसमस और नए साल पर आतंकी हमलों की साजिश रची गई, जिसके आरोप में पुलिस ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया। ये इस्लामिक कट्टरपंथी भीड़ भाड़ वाले क्रिसमस बाजार पर हमला करने वाले थे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यूरोप के लिए क्रिसमस से लेकर नए साल तक जो वक्त जश्न और खुशियों से भरा रहता था, अब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उसको खौफ से भर दिया है। आज आपको जर्मनी में आतंकी हमले की प्लानिंग के बारे में जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, जर्मनी में मिस्र के एक मौलवी और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनकी योजना भीड़भाड़ वाले बाजार में लोगों को गाड़ियों से कुचलकर मारने की थी। समझिए, अगर हथियार नहीं मिलेंगे तो लोगों को गाड़ियों से कुचलकर मार देंगे, लेकिन खून जरूर बहाएंगे। आखिर किस तरीके की सोच है ये? जर्मन एजेंसियों के पास नए साल में भी ऐसे ही हमलों की खुफिया सूचना मिली है, जिसके बाद जर्मनी के कुछ शहरों में पारंपरिक बाजारों को पूरी तरह बंद कर दिया गया। यानी ना बाजार खुलेंगे, ना भीड़ भाड़ होगी, ना आतंकी लोगों पर हमला करेंगे। आप समझ सकते हैं यूरोपीय देश आतंकियों से कितने ज्यादा डरे हुए हैं।
डीएनए मित्रों, फ्रांस और जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से नए साल के कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक आतंकी हमला हुआ था। हमले वाले स्थान यानी बॉन्डी बीच पर होने वाली बड़ी न्यू ईयर ईव पार्टी भी रद्द हो गई। आतंकी हमले के बाद स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से अब यह फैसला लिया है, यानी ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल पर लोग कट्टरपंथियों के खौफ के साए में नजर आएंगे और बॉन्डी बीच पर पसरा सन्नाटा बार बार उस खौफनाक आतंकी हमले की याद भी दिलाएगा, जिसमें 15 बेगुनाह लोगों को 2 आतंकवादियों ने मार दिया। डीएनए मित्रों, आज आपको समझना चाहिए आखिरकार यूरोप में इस्लामिक आतंकवाद का खौफ क्यों बढ़ता जा रहा है और जो देश दुनिया भर में नए साल के जश्न की संस्कृति को लेकर पहुंचे, अब वो ही इससे दूर क्यों होते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह लगातार बढ़ रही आतंकवादी घटनाएं। इस साल पिछले वर्षों की तुलना में जिहादी विचारधारा से प्रेरित घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। ऐसी साजिशों में लगभग 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकांश आतंकी हमले किसी बड़े नेटवर्क के बजाय इंटरनेट से प्रेरित लोन वुल्फ हमलावरों द्वारा किए जा रहे हैं, जिन्हें ट्रैक करना अधिक कठिन होता है। इसलिए उनसे बचने के लिए भीड़भाड़ वाले प्रोग्राम अब खत्म किए जा रहे हैं। आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन भी क्रिसमस और नए साल में हमला करके दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। पश्चिमी देशों में हो रहे नए साल के उत्सवों पर दुनिया भर की नजर रहती है, इसीलिए वहां पर खतरा भी अब ज्यादा है। इस खतरे ने यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन नीतियों पर तीखी बहस छेड़ दी है, क्योंकि कई कट्टरपंथियों के तार प्रवासियों से जुड़े पाए गए। डीएनए मित्रों, नए साल का जश्न इस बार दुनिया के देशों के लिए सुरक्षा का इम्तिहान बन गया है। ज्यादातर जगहों पर इस्लामिक आतंकवाद की छाया है, लेकिन कट्टरपंथियों ने सिर्फ आतंकवाद से दुनिया का जीना हराम नहीं कर रखा है। डीएनए मित्रों, कनाडा में स्थानीय लोग कट्टरपंथियों पर अपनी संस्कृति पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। कनाडा के टोरंटो से कट्टरपंथी मानसिकता वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले सड़क पर खड़े हैं। इसके अलावा ट्रैफिक भी लगा हुआ है। इसकी वजह है मुख्य सड़क को घेर कर पढ़ी जा रही नमाज। हालांकि कनाडा के टोरंटो शहर में मस्जिदों की संख्या कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सड़क घेर कर नमाज पढ़ी जा रही है। ये वीडियो कनाडा के लोगों का गुस्सा भी बढ़ा रहा है। इससे लोग कनाडा की परंपराओं, संस्कृति और कानून से खिलवाड़ मान रहे हैं। सोचिए, कनाडा जैसे विकसित देश के एक बड़े शहर में व्यस्त सड़क पर फिलिस्तीन के झंडों के साथ नमाज पढ़ी जा रही है। जिस शहर में लोग अपनी सुविधा से ज्यादा सड़कों पर दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हैं, वहां पर सड़क घेर कर नमाज पढ़ने को धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन और कनाडा की संस्कृति पर जानलेवा हमला कहा जा रहा है। डीएनए मित्रों, अब हम चोरों की एक प्रजाति का विश्लेषण करेंगे। चोरों की यह प्रजाति बिल्कुल सबसे अलग है। यह प्रजाति किसी मजबूरी की वजह से चोरी नहीं करती है। यह किसी घर या दुकान में घुसकर चोरी नहीं करती है। चोरी की यह प्रजाति शहर की सुंदरता को चुराती है, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए लगाए गए सामानों को चोरी करती है। डीएनए मित्रों, तहजीब, अदब और मेहमान नवाजी के शहर लखनऊ में जो कुछ दिखा, वो इस शहर को शर्मसार करता है। अपने घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ लोगों ने शहर को बदसूरत बनाना शुरू कर दिया। गाड़ियों में घूमने वाले लोग 50 या 100 रुपए के गमले के लिए अपना कर्तव्य भूल गए। कुछ लोग तो हंसते मुस्कुराते हुए ये चोरी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो गमले उठाकर ले जाना इनका अधिकार हो। चोरों की इस प्रजाति की कोई जाति या मजहब नहीं है। ये ऐसी प्रजाति है जिसका उद्देश्य सिर्फ शहर की छवि पर बट्टा लगाना है। डीएनए मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कल दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोमती नदी के किनारे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। 65 एकड़ क्षेत्र में फैला प्रेरणा स्थल कभी कूड़ा फेंकने की जगह था। लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने इसे हजारों गमलों से सजाया था, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, कुछ गमला चोरों ने इन पर धावा बोल दिया। लोग बाइक, स्कूटी और दूसरी गाड़ियों से प्रेरणा स्थल पहुंचे और गमलों को उठाना शुरू कर दिया। शहर की खूबसूरती को निखारने के लिए प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे, उसे चंद घंटों में तहस नहस कर दिया गया। गमले की चोरी में महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला रही थी। इन चोरों को यह भी पता होगा कि वो सीसीटीवी में पकड़े जाएंगे, लेकिन इसका डर भी इन्हें बिल्कुल नहीं था। गमला चोरी पर आपको जी न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। झोले में आपने किया है, ये देखिए आपने पूरा गमले लिए हैं, किसी और नहीं, किसी और नहीं, तो पूरा गमला भर के ले जा रहे हैं। देखिए ये गमला चोरी करके जो है यहाँ से ले जा रहे हैं।
गमले जो है यहाँ से चोरी कर रहे थे और अब ये वापस जो है ये देखिए गमले अब जो है लगा रहे हैं। और अब गमले कभी चोरी करोगे? ना, दोबारा नहीं रहता। हाँ ना। क्यों चोरी कर रहे हो बताओ? चोरी नहीं कर रहे हैं भैया जी, और सही कह रहे हैं। तो कोई मांग दी तो दे दिया। स्कूटी से आ रहे हैं और गमले चोरी कर रहे हैं। अरे लगे थे तो हमें लगे थे तो ये आप घर ले जाएंगे? घर गमले में लगाने के लिए। आपको तो गार्ड ने जब मना किया तब आपको? हमें तो बाद में मना किया इन्होंने। कम से कम हजारों लोग ले गए, देख रहे हैं आप, कहीं कहीं पुल दिख रहा है कहीं। ऐसे लोगों की तो सार्वजनिक इनका खुलासा होना चाहिए था। इन लोगों के तो सार्वजनिक पोस्टर लगने चाहिए कि इस तरीके से हरकतें नहीं करना चाहिए। डीएनए मित्रों, राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोगों को अच्छे विचारों की प्रेरणा देने के उद्देश्य से बनाया गया, चोरी की प्रेरणा देने के लिए नहीं। लेकिन गमला चोरों को इससे कोई मतलब नहीं। यह घटना सिर्फ गमला को चोरी की नहीं है, बल्कि समाज की सोच का आईना है। लोगों को लगता है कि हम किसी दूसरे का सामान ले जा रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं जो गमले लगाए गए वो किसी सरकारी अधिकारी ने अपने पैसे से नहीं, बल्कि हमारे और आपके टैक्स के पैसों से लगाए थे। यानी एक तरीके से वो अपने ही पैसे से खरीदे गए सामान की चोरी कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, 2023 में G20 समिट के बाद भी लखनऊ में गमला चोरी की घटनाएं हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था, मर्सिडीज सवार लोग गमले उठाकर ले गए। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल ये फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है। भाई इतना बोल करके छोड़ देना। सोचिए, मर्सिडीज पर चढ़ने वाले लोगों की ऐसी मानसिकता है कि वो गमले की चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री ने यह चेतावनी कुछ हफ्ते पहले ही दी थी, लेकिन इसके बावजूद लोग सुधरे नहीं। पोस्टर लगाने से भी शायद इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि चोरी की वजह से उनकी बदनामी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। डीएनए मित्रों, लखनऊ से लेकर गुरुग्राम तक गमला चोरी का यह अंतहीन सिलसिला है। 2 साल पहले गुरुग्राम में इसी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों से आकर गमलों की चोरी की गई। एक आरोपी प्रॉपर्टी डीलर और दूसरा गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का अधिकारी था। ये तस्वीरें पूरे देश में सुर्खियां बनी थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने कोई सीख नहीं ली। ऐसे ही लोग सड़कों से बल्ब की चोरी करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं तो कंबल चुरा लेते हैं, महंगे नल चुरा लेते हैं। इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रखते कि ये लोगों की सुविधा के लिए है। इन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि सीवर के ढक्कन तक चुरा कर बेच देते हैं। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इससे किसी की जान जा सकती है। हम अपने शहर की, अपने मोहल्ले की बदहाली के लिए सरकार को कोसते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को ना तो अपनी ना ही शहर की छवि की कोई चिंता है। चोरों की ये प्रजाति शहर दर शहर अपने मिशन में हमेशा लगी रहती है। डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस एक्शन का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे इस्लामिक आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार कहा जा रहा है। 17 दिसंबर को ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से मिटाने की कसम खाई थी और 9 दिनों के अंदर ट्रंप ने अपना दूसरा टारगेट तबाह कर दिया। जिस इस्लामिक आतंकवाद को ट्रंप अपना दुश्मन मानते हैं, उसके खिलाफ अमेरिकी अटैक का दूसरा एपिसोड रिलीज हो गया। अमेरिकी फौज ने सीरिया के बाद अब अफ्रीकी देश नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों पर बड़ा हमला किया है। यह अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कार्रवाई थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक इस ऑपरेशन में इस्लामिक स्टेट और उससे जुड़े गुटों के 20 से ज्यादा आतंकी मारे गए और हथियारों का एक बड़ा डिपो तबाह कर दिया गया। नाइजीरिया की सरकार ने भी कबूला है कि अमेरिका को इन आतंकियों की लोकेशन नाइजीरियाई सेना ने मुहैया कराई। 1 महीने के अंदर इस्लामिक आतंकवाद पर यह ट्रंप का दूसरा बड़ा वार है। 19 दिसंबर को अमेरिकी वायुसेना ने पूर्वी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों पर हमला किया था और अब 26 दिसंबर को आतंकवाद पर ट्रंप के दूसरे एक्शन की खबर सामने आ गई है। नाइजीरिया में किए गए ऑपरेशन की जानकारी भी ट्रंप ने ही दुनिया के साथ साझा की। इस्लामिक स्टेट के आतंक को ट्रंप का ये लेटेस्ट चैलेंज किन शब्दों में दिया गया, ये भी आपको ध्यान से देखना चाहिए।
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा है, आज मेरे आदेश पर अमेरिकी फौज ने नाइजीरिया में उन आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया जो निर्दोष ईसाइयों को मार रहे थे। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने आतंकी हमले के साथ ईसाइयों का नाम जोड़कर यह संदेश भी दिया कि उनकी कार्रवाई एक किस्म का धर्म युद्ध है, जिसका मकसद नाइजीरिया के ईसाई समुदाय को बचाना है। क्या वाकई ट्रंप एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं या फिर इन हमलों के पीछे मकसद कुछ और है? इस सवाल का जवाब हम आगे इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको नाइजीरिया में मजहब के नाम पर चल रहे खून खराबे के बारे में बता रहे हैं। नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट और बोको हराम के आतंकी पिछले 16 साल से लगातार ईसाई समुदाय को अपना निशाना बना रहे हैं। बीते 16 साल में आतंकी हमलों की वजह से 53,000 ईसाइयों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 20,000 ईसाई प्रार्थना स्थल और कब्रिस्तान तोड़ दिए गए। इस दहशतगर्दी की वजह से नाइजीरिया के तकरीबन 1,60,00,000 ईसाई विस्थापित हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी नाइजीरिया को विशेष चिंता वाला देश करार दिया है। यहां सवाल उठता है, धर्म के आधार पर ईसाई समुदाय के नरसंहार का यह सिलसिला 2009 से चल रहा है, लेकिन ट्रंप के अंदर ईसाइयों के लिए अचानक सहानुभूति क्यों जागी? दरअसल इस्लामिक आतंकवाद पर प्रहार करके ट्रंप एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते हैं। ईसाइयों को बचाने की कथित मुहिम का एक बड़ा मकसद अमेरिका के सबसे बड़ा ईसाई वोट बैंक को अपने तरफ लुभाना है। ट्रंप उस अश्वेत वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जिसका मूल संबंध नाइजीरिया और उस जैसे दूसरे अफ्रीकी देशों में है। ट्रंप की दिलचस्पी नाइजीरिया के तेल और खनिज भंडार में भी है, ताकि अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी ना महसूस हो। और ट्रंप के प्लान का चौथा हिस्सा है अफ्रीका में दोबारा अमेरिकी प्रभुत्व को कायम करना। सामरिक मामलों के जानकारों का मानना है कि अफ्रीका में अमेरिकी प्रभाव ही वो मुद्दा है जिसकी वजह से ट्रंप को अचानक नाइजीरिया की याद आई है। एक जमाना था जब अफ्रीका के कई देशों में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी तक थी, लेकिन 2020 के बाद अफ्रीकी देशों की नीतियां तेजी से बदली। कई देशों ने चीन से आर्थिक और रूस के साथ सामरिक रिश्तों को आगे बढ़ाना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका समेत नेटो का दुनिया के इस हिस्से पर दबदबा लगभग शून्य होता चला गया। यानी मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप को अफ्रीका पर प्रभुत्व बढ़ाना है तो ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल यानी आसिम मुनीर इस्लामिक नेटो के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नई साजिशें रच रहा है। इस कथित इस्लामिक नेटो को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस बार मुनीर ने क्या किया, यह आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। पाकिस्तान में मुनीर ने इस्लामिक देश जॉर्डन के आर्मी चीफ के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में मुनीर ने जॉर्डन को द्विपक्षीय सामरिक सहयोग का ऑफर दिया, यानी सऊदी अरब की ही तर्ज पर मुनीर जॉर्डन को उन देशों को लिस्ट में शामिल करना चाहता है जो युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए बाध्य होंगे। इस प्रस्ताव के साथ साथ मुनीर ने जॉर्डन के आर्मी चीफ को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पाकिस्तान के योगदान का भी प्रस्ताव दिया। इसका मतलब है कि मुनीर जॉर्डन में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी चाहता है। पहले मुनीर ने सऊदी अरब से हाथ मिलाया, फिर लीबिया जाकर एक आतंकी कथित सरकार को अपना समर्थन दिया और अब मुनीर ने जॉर्डन को शीशे में उतारने की कोशिश की। यही है मुनीर का ऑपरेशन इस्लामिक नेटो, यानी इस्लामिक देशों का सामरिक गठबंधन। अब हम आपको मुनीर के इसी इस्लामिक नेटो प्लान से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मुनीर के इस ब्लूप्रिंट में सबसे ऊपर है एटमी ताकत। मुनीर यह हिमायत करता है कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है, इसी वजह से इस्लामिक सामरिक गुट की कमान पाकिस्तान के हाथों में दी जानी चाहिए। दोहा में इस्लामिक समिट के दौरान मुनीर खुलेआम कह चुका है कि इस्लामिक नेटो के दो मकसद होंगे, पहला पश्चिम एशिया में इजराइल को रोकना और दूसरा दक्षिण एशिया में भारत का मुकाबला करना। मुनीर के इस्लामिक नेटो प्लान की तीसरी धुरी है सुरक्षा की गारंटी। मुनीर यह प्रस्ताव दे चुका है कि अगर अमीर अरब मुल्क पैसा दे दें तो पाकिस्तान अपनी फौज भेजकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। यानी मुनीर एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता है। पहला, वो अरब देशों का पैसा हड़पना चाहता है और दूसरा टारगेट है अरब देशों से भारत के बढ़ते संबंधों में बाधा डालना। मित्रों, मुनीर को पता है वो ताकत के मामले में भारत के सामने टिक नहीं सकता। इसी वजह से वो बार बार इस्लाम का हवाला देकर इस्लामिक नेटो खड़ा करना चाहता है। मुनीर की करतूतें सिर्फ मुलाकातों और समझौतों तक सीमित नहीं है। दूसरे देशों में अपने भाषणों के दौरान मुनीर ऐसे अल्फाज बोल रहा है जो कोई सेना प्रमुख नहीं बल्कि जिहादी ही बोल सकते हैं। लीबिया में खलीफा हफ्तार से मुलाकात के दौरान मुनीर ने ऐसा ही एक भाषण दिया था। हफ्तार द्वारा दिए गए सम्मान भोज में मुनीर ने कहा था, मुसलमान होने के नाते यह हमारा फर्ज है कि हम दुश्मन को अंदर तक दहलाने के लिए हर वक्त तैयार रहें।
हमें ऊपर वालों ने यही हुक्म सुनाया है। को ताकत के साथ साथ वो हिम्मत भी जुटानी होगी जिसके बलबूते हम दुनिया से मुकाबला कर सकें। मुनीर के भाषणों के ये शब्द सुनकर लगता है जैसे आतंकवादी हाफिज सईद या मौलाना मसूद अजहर ही कोई बोल रहा हो। इस्लाम के नाम पर मुनीर जिस तरह मुस्लिम देशों को अपनी साजिशों का हिस्सा बनाना चाहता है, उन्हें देख करके लगता है कि पाकिस्तान के कुख्यात तानाशाह जियाउल हक की तरह ही वो नजर आता है। डीएनए मित्रों, मुनीर के इस्लामिक नेटो के साथ आज पाकिस्तान में एक और खबर हेडलाइंस का हिस्सा बनी हुई है। यह खबर जुड़ी है पाकिस्तान की शहबाज सरकार के एक मंत्री से, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि मंत्री जी पर लाइव डिबेट के दौरान हमला हो गया। क्या है पाकिस्तान में पिटने वाले मंत्री जी की हकीकत, ये समझने के लिए आपको हमारी ये वीडियो रिपोर्ट थोड़ी ध्यान से देखनी चाहिए। जुमे के दिन पाकिस्तान में हर तरफ 23 सेकंड के इस वीडियो की ही चर्चा हो रही है। वीडियो में बाईं तरफ बैठा था एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल का एंकर और दाईं तरफ बैठे थे शहबाज सरकार में मंत्री एहसान इकबाल बादामी। टीवी डिबेट में एहसान इकबाल एंकर के सवाल का जवाब दे रहे थे। एहसान इकबाल बात कर ही रहे थे कि उनके चेहरे के भाव बदल गए। अचानक आंखें ऊपर उठी और लगा मानो वो किसी से डर गए हैं। इसी बीच वीडियो में एक आवाज आती है। वही तो कह रहा हूं, वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी न्यूज चैनल का एंकर समझ ही नहीं पाया मंत्री जी के साथ अचानक क्या हुआ। लेकिन पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार ने दावा किया है कि एहसान इकबाल पर लाइव डिबेट के दौरान हमला हुआ था। तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी अब तक पाकिस्तान में नेता सड़कों पर ही पिटते थे, लेकिन हालात ऐसे हो चले हैं कि शहबाज के प्यादे अब अपने घरों में भी मार खा रहे हैं। डीएनए मित्रों, आज 26 दिसंबर है। भारत की राजनीति के हिसाब से इस तारीख का महत्व इसलिए है क्योंकि 100 साल पहले आज ही के दिन भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग समूह इकट्ठा हुए थे और एक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरणा लेकर भारत के वामपंथी नेताओं ने सीपीआई की नींव रखी। इस तरह आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के 100 साल पूरे हो गए। 100 साल पहले एक और संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना हुई थी। सीपीआई की स्थापना से करीब 2 महीने पहले यानी 27 सितंबर 1925 को आरएसएस अस्तित्व में आया। यानी 100 साल पहले देश में 2 विपरीत विचारधारा वाले संगठनों की नींव पड़ी, एक लेफ्ट तो दूसरा राइट। हालांकि सीपीआई एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आई और संघ एक सामाजिक संगठन के तौर पर। 100 साल के दौरान इन दोनों संगठनों की यात्रा कैसे आगे बढ़ी, आज ये दोनों संगठन कहां पर हैं, इसका विश्लेषण करने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के राजनीतिक सफर के बारे में आपको जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, 1952 के पहले आम चुनाव में सीपीआई को 16 सीट मिली और वो कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, जबकि आरएसएस से वैचारिक ऊर्जा लेने वाले जनसंघ को उस चुनाव में केवल 3 सीट मिली थी। 1957 में केरल में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार बनी, लेकिन 1964 में वैचारिक मतभेदों की वजह से सीपीआई से अलग होकर एक नई पार्टी सीपीएम बनी, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद 1974 में तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन। इसे CPIML भी कहते हैं। 1977 में पश्चिम बंगाल में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार बनी, जो 34 साल तक चली। त्रिपुरा में भी 1978 से 1988 और फिर 1993 से 2018 तक कम्युनिस्ट सरकार रही। राष्ट्रीय स्तर पर भी 1989, 96 और 2004 के चुनाव के बाद कम्युनिस्ट पार्टियां निर्णायक भूमिका में रहीं। 1996 में तो संयुक्त मोर्चा की सरकार में सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता देश के गृह मंत्री भी बने। 2004 में यूपीआई सरकार बनने में कम्युनिस्ट पार्टियों की अहम भूमिका रही, लेकिन 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते का विरोध करते हुए लेफ्ट पार्टियां सरकार से अलग हो गई। इसके बाद लेफ्ट पार्टियों का आधार घटने लगा। 2011 में पश्चिम बंगाल और 2018 में त्रिपुरा से लेफ्ट फ्रंट सरकार से बाहर हो गई। आज केरल को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट सरकार नहीं है। आज तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों को मिलाकर लोकसभा में सिर्फ 8 सांसद हैं। सीपीआई से अलग होकर बनी सीपीएम तो अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन सीपीआई राष्ट्रीय पार्टी तक नहीं रह पाई। यानी 100 साल के बाद न सिर्फ सीपीआई बल्कि सभी कम्युनिस्ट पार्टियां सिमट गई हैं। वहीं दूसरी तरफ 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे मजबूत स्थिति में है। डीएनए मित्रों, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। संघ से वैचारिक तौर पर जुड़ी बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। संघ से जुड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यहां तक कि जिन मजदूरों का नारा देकर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, वहां भी संघ का वर्चस्व है। संघ से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ
देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। ताजा आंकड़े के अनुसार देश भर में संघ की शाखाओं की संख्या 83,129 है। शताब्दी वर्ष में संघ का लक्ष्य शाखाओं की संख्या बढ़ाकर 1 लाख तक पहुंचाना है। कम्युनिस्ट पार्टी और संघ के प्रभाव के बीच के अंतर को समझने के लिए 2 शहरों का उदाहरण भी लिया जा सकता है। जिस कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, वहां आज वामपंथ की जगह संघ मजबूत स्थिति में है। आखिरी बार कम्युनिस्ट पार्टी कानपुर से 1979 में जीती थी। वहीं जिस नागपुर में संघ की स्थापना हुई, उसकी पहचान संघ के मुख्यालय से है। यहां संघ का मजबूत आधार है। 2014 से बीजेपी नागपुर लोकसभा सीट जीत रही है। नागपुर से नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे संघ से जुड़े मजबूत नेता आते हैं। इतना ही नहीं, जिस बंगाल में 34 वर्षों तक लेफ्ट पार्टियां सत्ता में रहीं, वहां भी आज संघ काफी मजबूत है। सीपीआई और आरएसएस दोनों वैचारिक संगठन हैं, लेकिन इसके बावजूद कम्युनिस्ट पार्टियों की तुलना में संघ काफी आगे निकल गया। आपको यह भी जानना चाहिए कि संघ क्यों आगे बढ़ा और कम्युनिस्ट पार्टियां क्यों पिछड़ती चली गईं। इसका सबसे बड़ा कारण है विचारधारा का अंतर। संघ जहां देश के लिए समर्पित संगठन है, वहीं कम्युनिस्ट पार्टियां अनेक मौकों पर देश के खिलाफ भी दिखाई दी। 1964 में पार्टी के विभाजन का कारण यही था कि कुछ कम्युनिस्ट नेताओं ने 1962 के युद्ध के दौरान चीन का समर्थन किया था। संघ ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को आधार बनाकर सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान दिया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टियों ने मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष पर ध्यान दिया। इससे वो सांस्कृतिक पहचान से दूर हो गए। आरएसएस ने अनुशासन, सांस्कृतिक एकीकरण पर जोर दिया, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियां वैचारिक कट्टरता और संगठन में विभाजन से प्रभावित रहीं। आरएसएस शिक्षा, सेवा और आपदा राहत के रचनात्मक मॉडल पर काम करता है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों का मॉडल आंदोलन, हड़ताल और धरने का है। यही वो कारण है जिसकी वजह से 100 साल बाद 2 संगठन आज बिल्कुल अलग अलग स्थितियों में हैं। एक जहां सफलता के शिखर पर है, तो दूसरा बहुत नीचे, यानी कहीं नजर नहीं आ रहा है। डीएनए में अब आज का संदेश। संघर्ष बता देता है आपकी जीत कितनी बड़ी होने वाली है। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।